माननीय डेप्यूटी स्पीकर सर, पोर्ट, शिपिंग एंड वाटरवेज के बजट डिमांड को समर्थन करने के लिए मैं खड़ा हुआ हूं। सर, देश में हिंदुस्तान का नाम ही और हिंदुस्तान के नाम से ही हिंद महासागर का नाम बना हुआ है। देश में 7,500 किलोमीटर समुद्र तट है, सदियों से है, और यही समुद्र तट का यातायात के लिए उपयोग करके ये देश समृद्ध हुआ करते थे। ये देश की समृद्धि का द्वार यही समुद्र तट थे, और इसका सबूत आज से 5,000 साल पहले हम समुद्र क्षेत्र में कितना सभ्य थे, या तो हम कितना डेवलप्ड थे, उसका बेस्ट एग्जाम्पल आज विश्व में कहीं भी 5,000 साल पुराना कोई पोर्ट जीवित नहीं है, या तो कोई एग्जाम्पल नहीं है। लेकिन आप इंडिया में, गुजरात में लोथल में आज भी 5,000 साल पुराना डॉक आज भी मौजूद है। देश में इनलैंड वाटरवेज की कोई नई बात नहीं थी। सदियों तक ये देश में इनलैंड वाटरवेज का उपयोग करके यातायात, ट्रांसपोर्टेशन होता था। उसका भी एक एग्जाम्पल इंडिया में है धोलावीरा। इंडस रिवर के माध्यम से धोलावीरा होके इंडस रिवर गल्फ ऑफ कच्छ में मिलती थी, और ये जमाने में वहां एक अच्छा इनलैंड वाटरवेज के, आपने मोहेंजोदड़ो पिक्चर किसी ने देखा होगा, उसमें इंडस रिवर्स के माध्यम से धोलावीरा तक, मोहेंजोदड़ो से धोलावीरा तक ट्रांसपोर्टेशन, यातायात इनलैंड वाटरवेज से होता था। ये हमारी समृद्धि का रीजन था। लेकिन देश की आजादी के बाद देश के समुद्र तट, देश के पोर्ट, वो ज्यादातर उपेक्षित रहा। देश में ट्रेन आई, उसका उपयोग होता रहा, रोड उसका उपयोग होता रहा, उसका एक्सपेंशन होता रहा, उसके पर बजट खर्च होता रहा। लेकिन दुनिया का ये भी एक क्रम है, जिन्होंने समुद्र पर राज किया है उन्होंने ही विश्व पर राज किया है, और इतिहास उसका सबूत है। यही रास्ते से सभ्यता एक दूसरे प्रांत में, एक दूसरे क्षेत्र में गई, एक दूसरे क्षेत्र से यहां आई। 7,500 किलोमीटर हमारा समुद्र तट को उपयोग करते हुए आप ईस्टर्न कोस्ट में देखिए, एक समय था जब चालुक्य, मगध और उस वक्त के जो साम्राज्य थे, कौटिल्य, सब साम्राज्य से ईस्ट के कंट्री के साथ यातायात होता रहता था, ट्रांसपोर्टेशन होता रहता था। वेस्टर्न कोस्ट से आप देखिए, आप अफ्रीका की कोई भी कंट्री में जाइए, अफ्रीका की कोई भी कंट्री में वेस्ट कोस्ट पर कोई ना कोई सिटी का नाम, आज ओमान में जाए वहां मस्कती मार्केट है, आप दुबई जाए तो वहां भी सलाया स्ट्रीट है। सलाया गुजरात का छोटा सा पोर्ट है। ये इसलिए है कि क्योंकि यही समुद्र तट से हम दुनिया में ट्रांसपोर्टेशन करते थे, दुनिया में जाते थे, और हमारा बिजनेस और ट्रेड यही समुद्र तट से समृद्ध होता था। लेकिन ये समुद्र तट की उपेक्षा के बाद जब 2014 में हमारी सरकार बनी, तब ये पोर्ट सेक्टर की क्या स्थिति थी, और उसके बाद 2014 के बाद 2016 में मैं MOS शिपिंग बना था। मैंने उस समय देखा, अध्ययन किया, तब पता चला कि समय के साथ हमारा पोर्ट नहीं बदलने से हमें क्या क्या दिक्कतें हो रही है, क्या क्या मुश्किलें आई। देश में महंगाई बढ़ने, या तो देश में की कमोडिटीज, देश का सारा यूनिवर्सल, दुनिया का लॉजिस्टिक कॉस्ट अपने विश्व की जीडीपी के सापेक्ष में 9% है। इंडिया का जीडीपी कॉस्ट अपनी जीडीपी के सापेक्ष में इंडिया में 40% है। क्यों है? जब उसका एनालिसिस होता है तब पता चलता है कि देश में पोर्ट सेक्टर में जो मॉडर्नाइजेशन और डेवलपमेंट होना था वो नहीं हो पाया। देश में हमारे बाहर मेजर पोर्ट है और अदर पोर्ट है। ये पोर्ट की ड्राफ्ट 10 मीटर, 12 मीटर, 10-12 मीटर, और समय बदल गया। दुनिया में 20-20, 18-18, 19-19 मीटर ड्राफ्ट वाला वेसल, और उसको ध्यान में रखते हुए जब शिप की डिजाइन होती है, जो नए शिप बनते हैं, नए वेसल बनते हैं, तो वो अपने सारे दुनिया का एवरेज ड्राफ्ट क्या है पोर्ट का, उसको ध्यान में रखते हुए ये लोग डिजाइन बनाते थे। तो बड़े बड़े 18-16 मीटर ड्राफ्ट में चलने वाला दुनिया में शिप बनने लगा, और हमारा पोर्ट में 10 मीटर हो तो स्थिति क्या होती थी माननीय अध्यक्ष महोदय? उसको बड़ा शिप दूर रखना पड़ता था,
वहां से कार्गो छोटे शिप में डालते थे, ये छोटे शिप फिर पोर्ट में आते थे, पोर्ट में भी मैकेनाइज्ड इक्विपमेंट होना चाहिए, वो नहीं होता था, इसलिए फिर उसको दिक्कत होती थी। ऐसा करके जब इंपोर्ट कार्गो इंडिया में इतना महंगा हो जाता था और हमारा एक्सपोर्ट कार्गो भी इस दृष्टि से महंगा होता था, तो देश में पोर्ट में ड्राफ्ट ये सबसे बड़ी रिक्वायरमेंट थी। और मैं ये भी सुनता था, और मैं मंत्री बना था उस वक्त, मुझे पता है, मैं यही न्यूज़पेपर बंगाल में जाता था, या तो बंगाल के एम्प्लॉइज का मेरे पास रिप्रेजेंटेशन आता था, लोग आके कहते थे ये कलकत्ता पोर्ट जिंदा तो रहेगा ना, पोर्ट चलेगा ना, घाटा में चल रहा है, मुंबई पोर्ट घाटा में चल रहा है, हमारा कोची पोर्ट घाटा में चल रहा है, सभी पोर्ट घाटा में चल रहे थे, वहां हजारों की संख्या में एम्प्लॉइज थे, उसकी सैलरी का क्या, उसका भविष्य का क्या। लेकिन माननीय अध्यक्ष महोदय, मुझे बताते हुए खुशी हो रही है कि प्रधानमंत्री मोदी जी ने निर्देश किया कि हमें पोर्ट सेक्टर में तुरंत ही डेवलपमेंट हाथ में लेने की आवश्यकता है, पोर्ट को बचाना है। आज मुझे बताते हुए खुशी हो रही है, जब कलकत्ता के 150 वर्ष उसके पोर्ट का हुआ और उस वक्त वहां कार्यक्रम हुआ था, उस वक्त वहां के एम्प्लॉइज एश्योर्ड थे कि हमारा पोर्ट आज प्रॉफिट में है। प्रॉफिट में इतना ही नहीं, लेकिन हमारे पोर्ट के सभी एम्प्लॉइज 15,000 रिटायर्ड एम्प्लॉइज थे, उसके मन में चिंता थी, बुजुर्ग थे, एजेड थे, क्या हमें पेंशन मिलेगा, नहीं मिलेगा? जी नहीं, LIC में सभी की पेंशन की रकम डिपॉजिट कर दिया और उसको एश्योर कर दिया, सिक्योर कर दिया कि आपको कोई चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। हमें नया रास्ता ढूंढा, नई व्यवस्था खड़ी की, पोर्ट में ड्राफ्ट बढ़ाया, ड्राफ्ट बढ़ाने के बाद ज्यादा कार्गो हैंडल कैसे हो, इनलैंड वाटरवेज के साथ उसके साथ जोड़ा। यहाँ केरला की बात हो रही थी, कोची केरला का पोर्ट है और कोची पोर्ट घाटा में चल रहा है। क्या करना चाहिए पोर्ट को? पोर्ट का वहां से कार्गो हैंडलिंग में कैसे सुविधा हो, वहां स्टाफ था, वहां कई स्किल मैन पावर थे, वहां इंजीनियरिंग विंग्स थी। और उस वक्त हमने सोचा कि ये पोर्ट में ड्रेजिंग करने के लिए खर्च लग रहा है, तो ड्रेजिंग मटेरियल तो सैंड है, और सैंड का कंस्ट्रक्शन और उसके अलावा कई चीजें में उसका उपयोग हो सकता है। तो उस वक्त हमने एफर्ट लिया कि क्या ये सैंड को बेच के हम इनकम कर सकते हैं क्या। आज देश में सभी पोर्ट में ड्रेजिंग हो रहा है, ये ड्रेजिंग से निकलने वाली सैंड को बेच के 25 से 50 करोड़ रुपया प्रति वर्ष भारत पोर्ट मिनिस्ट्री कमा रही है, ये पोर्ट कमा रहा है, उसकी इनकम ये पोर्ट में जाएगी। आज कोची पोर्ट धीरे धीरे आगे बढ़ने लगा है, उस स्वयं एफर्ट लिया है, मैं उसकी सराहना करता हूं। और उसमें कोई वहां लक्षद्वीप है, वहां का कार्गो हैंडलिंग वहां से होता है, वहां उसका पोर्ट चलाने के लिए क्योंकि यूटी है और यूटी के पास सारी व्यवस्था नहीं है, तो आज कोची पोर्ट उसको सपोर्ट कर रहे हैं और इस सपोर्ट के सापेक्ष में उसको मदद कर रहे हैं, उसका कार्गो हैंडलिंग में मदद कर रहे हैं, उसका पोर्ट मैनेजमेंट में मदद कर रहे हैं, उसकी इनकम कोची पोर्ट को हो रही है। वहां कोची में ही हमारा कोची शिप यार्ड है, शिप बिल्डिंग में आज अच्छा काम कर रहा है, दुनिया में नाम बना रहा है। हमारा विक्रांत ना कोचिन विक्रांत आज इंडिजिनियस आत्मनिर्भर भारत के तहत वो प्लेन हेलीकॉप्टर के साथ समुद्र में जाके देश की सुरक्षा कर सके, ऐसा वेसल्स, ऐसा आयुध वाले शिप हमारे कोची शिपयार्ड बना रहा है। ये हमारे लिए गौरव की बात है। माननीय अध्यक्ष महोदय, उसके साथ कैसे बदलाव लाने की आवश्यकता थी और क्या क्या हमने किया। एक एडमरिटी एक्ट था, वो 1890 में बना हुआ था और 1819 में जब अंग्रेज ने एडमरिटी एक्ट बनाया, उस वक्त केवल देश में उस वक्त जो प्रांत होंगे और 4 ही हाईकोर्ट को, देश में 4 ही हाईकोर्ट को एडमरिटी के लिए केस चलाने का अधिकार था। हमने एडमरिटी बिल को 137 ईयर्स के बाद रिफॉर्म करके 2017 में उसको रिप्लेस किया और नया बिल लाया। एड टू नेविगेशन लाइट हाउस, वो 1927 का एक्ट था और लाइट हाउस हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि देश के समुद्र तट पर लाइट हाउस सदियों से बना हुआ है और वो यूनिक प्लेस पर बना हुआ है। क्या उसको टूरिज्म के लिए हम उपयोग नहीं कर सकते हैं? ये हमने एड टू नेविगेशन लाइट हाउस एक्ट लाके ये सारा हमारा लाइट हाउस है उसको मॉडर्नाइजेशन और ये लाइट हाउस को PPP मोड से हम टूरिज्म प्लेस के रूप में डेवलप करें। आज ऐसे
12 से 13 लाइट हाउस डेवलप हो चुका है। लोग टूरिज्म पर्पज ऑफ व्यू से वहां जाते हैं, एंजॉय करते हैं। समय के साथ बदलना आवश्यक होता है। ट्रेडिशनल चीजें समय के साथ हम जब नहीं बदलेंगे तो हम पीछे छूट जाते हैं। हमें पीछे नहीं रहना है। इसलिए जो रिफॉर्म करने की आवश्यकता थी वो हमने रिफॉर्म किया। इनलैंड वेसल एक्ट 1917 का था, उसको भी रिप्लेस किया। पोर्ट अथॉरिटी एक्ट, उसको भी रिप्लेस किया। जितने जितने पुराने एक्ट था, वो एक्ट को समय के अनुसार बदलने की आवश्यकता थी। उसको बदल के हम हमारे मैरीटाइम सेक्टर को कैसे आगे बढ़ाए, हम हमारे मैरीटाइम सेक्टर को कैसे आगे ले जाए, इस दिशा में हमने काम किया। इतना ही नहीं, माननीय अध्यक्ष महोदय, जब देश में, दुनिया में सी फेरर के लिए, सी फेरर एक रोजगारी का सबसे बड़ा माध्यम है। समुद्र में नाविक के रूप में जाना, इंजीनियर के रूप में जाना, टेक्नीशियन के रूप में जाना, जब समुद्र में अच्छी सैलरी और इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के अनुसार उसको सैलरी मिलती है। और दुनिया में करीबन 40 लाख समुद्र में जॉब अपॉर्चुनिटी है। एक छोटा सा फिलीपाइंस कंट्री है, उसका सी फेरर वो है 8 लाख। छोटे छोटे कंट्री 8, 10, 4, 5 लाख सी फेरर है। और एक स्वीपर के रूप में भी समुद्र में जाते हैं तो उसकी मिनिमम सैलरी $200 होती है, यानी कि लाख सवा लाख रुपीज होती है। और वो 6 महीने जाना होता है, 6 महीने घर पे रहना होता है। टेक्नीशियन है तो उससे ज्यादा सैलरी, और उसमें जो कुक है तो उसको इस टाइप की सैलरी, इंजीनियर है तो इस टाइप, बहुत बड़ी सैलरी की अपॉर्चुनिटी होती है। लेकिन 2014 के पहले देश में, दुनिया के सी फेरर में हमारा शेयर नगण्य था, केवल 94,000 था। हमने सोचा कि ये सी फेरर के लिए जॉब अपॉर्चुनिटी के लिए क्या कर सकते हैं। उसको बेस्ट ट्रेनिंग मिलनी चाहिए, बेस्ट सर्टिफिकेट मिलना चाहिए, ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट हमारी अच्छी होनी चाहिए, हमारे ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट का एक मानांक होना चाहिए। इस ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट में पास होने के बाद जब समुद्र में जाने के लिए, ये तो 7,500 किलोमीटर समुद्र तट पर रहने वाले सभी लोग ट्रेडिशनल नाविक है, उसमें स्किल है ही, लेकिन उसको फॉर्मलाइज करने की आवश्यकता थी। स्विमिंग करना एक उसमें आवश्यक होता है। तो समुद्र तट पर रहने वाले बच्चे, हमारे मछुआरे के परिवार के लोग, वो स्विमिंग जानते ही है। उसको फॉर्मल सर्टिफिकेशन हो जाए, सर्टिफिकेट मिल जाए, उसको जॉब अपॉर्चुनिटी बनेगी। इस टाइप की ट्रेनिंग देना शुरू किया और इंटरनेशनल बेंचमार्क के अनुसार उसका सर्टिफिकेशन किया। और इस सर्टिफिकेशन से आज सम्मानीय सदन में मुझे बताते हुए खुशी हो रही है कि देश में 2,40,000 सी फेरर आज देश में, दुनिया में समुद्र के माध्यम से रोजगारी के लिए जा रहे हैं। और ये संख्या आगे बढ़े, इस दिशा में प्रयास हो रहा है। वैसे ही कोस्टल शिपिंग, हमारे यहाँ ट्रेन का और रोड का उपयोग होता रहा, लेकिन समुद्र तट पर कोस्टल शिपिंग के माध्यम से हम कार्गो एक जगह से दूसरे जगह पे नहीं ले जा सकते। तो जब हम स्टडी कर रहे थे तो संज्ञान में आया कि क्या है, तो कि कई पुराने ऐसे रूल्स रेगुलेशन है, ये रूल्स रेगुलेशन को हम जो चेंज नहीं करेंगे तो कोस्टल कार्गो नहीं बढ़ेंगे। कोस्टल कार्गो बढ़ाने के लिए हमने कोस्टल शिपिंग बिल के संदर्भ में विचार किया और कई ऐसे रिलैक्सेशन और प्रावधान किया, जैसे इनलैंड वाटरवेज से कोई वेसल आए और उसको कोस्टल मूव करके फिर एक दूसरी जगह से चले जाए। फॉर एग्जांपल, माननीय अध्यक्ष महोदय, एक कंटेनर आया, दिल्ली से कंटेनर निकला है, वो गुजरात में कंडला पोर्ट पर पहुंचा। कंडला पोर्ट से वाटरवेज का उपयोग करके वो कोची जा सकता है, वो कालीकट जा सकता है। वहां पहुंचाने के लिए वो कोस्टल शिपिंग का उपयोग करे। उसके लिए भारत सरकार ने जो कॉम्प्रिहेंसिव सोच के साथ काम किया, मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक का उपयोग करके एक जगह से ट्रेन से आवश्यकता हुई तो ट्रेन से रोड, इनलैंड वाटरवेज, जहां भी सुविधा के अनुसार मल्टी मॉडल ट्रांसपोर्टेशन को सुदृढ़ करने के लिए कोस्टल शिपिंग को बढ़ावा देना, उसके ऊपर बहुत काम हुआ। और मुझे बताते एक दूसरे माननीय स्पीकर महोदय, कंटेनर बात छोटी छोटी है लेकिन देश के लिए उसका कितना इंपॉर्टेंस होता है। ये देश में IMO स्टैंडर्ड का कंटेनर ही नहीं बनता था। कंटेनर, और देश में 9 लाख कंटेनर की प्रतिवर्ष डिमांड है। इस बार जब कोविड क्राइसिस के दरमियान कई कंट्री में लॉकडाउन होने से कंटेनर फंस गया और ऐसी स्थिति में देश में एक्सपोर्ट करना था
कंटेनर नहीं थे। इंपोर्ट करना था, कंटेनर नहीं थे। इंडिया में आईएमओ स्टैंडर्ड का कंटेनर बनता नहीं था, इसलिए वो दूसरे देश में जा नहीं सकता था। और उस वक्त ये देश ने ही एफर्ट लिया और हिंदुस्तान ने एक कंटेनर बनाने, बात छोटी छोटी है लेकिन उसका परिणाम कैसे होता है, हमारा इंपोर्ट एक्सपोर्ट पर कितनी इफेक्ट होती है। माननीय स्पीकर महोदय, देश में आज आईएमओ स्टैंडर्ड का कंटेनर आत्मनिर्भर भारत के तहत बनने लगा है, देश में बिकने लगा है और 97% शेयर, आज 97% शेयर केवल चाइना से ही दुनिया को लेना पड़ता है। आज इंडिया भी कंपटीशन में आ गया है और इंडिया भी दुनिया को एक कंटेनर बना के आज के दिन में दे पाए, ऐसी स्थिति में भारत पहुंच गया है और आने वाले दिनों में उसका भी उपयोग हो सकता है। दूसरा, ये क्रूज टूरिज्म, समय के अनुसार क्रूज टूरिज्म की बहुत बड़ी डिमांड है। लोगों को क्रूज में एंजॉय करने के लिए जाना, वैकेशन है तो चलो बच्चों को लेके हम क्रूज में चले जाए। दुनिया के लोग क्रूज के माध्यम से एक दूसरे के कंट्री में वो मुलाकात लेते हैं। लेकिन भारत में क्रूज टूरिज्म, विदेश का क्रूज, जब कोई दुनिया से क्रूज आता है, टूरिस्ट आता है तो स्वाभाविक तौर पे पैसा लेके आता है। देश में आएंगे तो खर्च करेंगे तो देश में पैसा आएगा, विदेशी मुद्रा आएगी। लेकिन देश में क्रूज टूरिज्म, क्रूज इंडिया में आता ही नहीं था। छोटी छोटी चीजों को रिफॉर्म करने से कितना बदल आता है। माननीय स्पीकर महोदय, जब क्रूज आता है तो उसकी, जब वो कोई पोर्ट पर लैंड करते हैं तो उसके साथ एक टाइप का, क्योंकि विदेशी लोग हैं और उसके साथ क्या व्यवहार करना चाहिए, तो हमारे यहाँ ये काम दिया गया था, अब ये पुलिस करेगी। वो आते हैं तो पुलिस उसके साथ, पुलिस का तो काम रक्षण करना है, वो उसको कैसे ट्रीट करना है उसके बेचारे का काम ही नहीं है। तो वो लोग कंप्लेन करते थे, उसकी कंप्लेन बुक में देखो तो आपके ये लोग थे और हमें यहाँ जाना था, हमें ये करना था, क्योंकि उसका काम नहीं था। उसको वहां आके देश के अंदर जाना है तो फिर इमिग्रेशन करना पड़ता था। अरे भाई, इमिग्रेशन के अलावा हमने छोटे छोटा कैसा बदल किया। ये जो एक डिसिसिव लीडरशिप होती है तो कैसा बदल होता है, मैं स्पीकर महोदय बताना चाहता हूं। हमने कैसा किया कि उसको ट्रीट कौन करेंगे, तो कि पोर्ट के लोग करेंगे। उसको इमिग्रेशन करना है तो इमिग्रेशन नहीं करना है, वो देश में आएंगे तो उसको एक कार्ड दिया जाएगा और एक कार्ड जितने पोर्ट पर उतरेंगे ये कार्ड बताना और देश में चले जाए और शॉपिंग करके फिर पोर्ट में बैठ जाए। उसकी व्यवस्था खड़ी हो गई। उसके अलावा ये जो टूरिस्ट यहां आए तो उसको कोई दिक्कत ना हो, ये सारा प्रावधान किया। उसका परिणाम क्या आया, पहले प्रति वर्ष 2014 के पहले मैं कंपैरिजन करके दिखाता हूं कि पहले केवल 200 कॉल इंडियन पोर्ट पर 200 समझना, इंफॉर्मेशन अच्छी मिलेगी। मैं बोल रहा हूं एकदम इंफॉर्मेशन के साथ बोल रहा हूं, आपको डाटा के साथ। 200 क्रूज 200 कॉल करते थे इंडिया में और एफर्ट किया, उसको सुविधा दी, व्यवस्था करी, तो पहले साल में 25-30 हजार टूरिस्ट आते थे क्रूज से। आज ये टूरिस्ट 1.5 लाख से अबाउट 2 लाख तक पहुंच गए। पहले 200 कॉल होते थे, 450 कॉल से अधिक कॉल होने लगे। ये सुविधा, छोटे छोटे बदलाव से क्या क्या परिणाम आता है ये मैं शॉर्ट में बता दूंगा, लंबा समय नहीं लूंगा। आपकी टोकरी लगाने के पहले मैं बोल दूंगा। थोड़ा ज्ञानवर्धन करा रहा है। और छोटी चीज माननीय स्पीकर महोदय, देश में शिप बिल्डिंग एक रोजगार का बड़ा अवसर होता है और ट्रेडिशनली ये देश में शिप बनता था। और आज भी आप लंदन के म्यूजियम में जाएंगे तो वहां देखेंगे इंडिया में बना हुआ और 80 इयर्स तक सेल किया हुआ इंडियन मेड शिप उसके म्यूजियम में है। शिप कैसे बनाना, शिप बिल्डिंग हमारी ट्रेडिशनल स्किल थी, लेकिन ये स्किल चली गई। उसको फिर से लाने के लिए इंडिया में शिप बिल्डिंग को बढ़ावा देना है, रोजगारी को अवसर प्राप्त करना है, तो क्या करें साहब। देख, डिजाइन, पहले शिप बनाने के लिए पहले डिजाइन बनती है, डिजाइन के बाद एक मॉडल बनता है और मॉडल तो इंडिया में बना लिया, लेकिन ये मॉडल को टेस्टिंग करना पड़ता है और टेस्टिंग की फैसिलिटी इंडिया में नहीं थी। तो हमारे यहाँ शिप बिल्डर ने उसको टेस्टिंग कराने के लिए दुनिया के 2-3 कंट्री टेस्ट करती थी, वहां जाना और 6 महीने के बाद वो टेस्टिंग करके आता था, तब तक यहाँ उसका काम बंद होता था। ये शिप बिल्डिंग के लिए मॉडल टेस्टिंग की फैसिलिटी हमने देश में खड़ी की और उसका लाभ देश की शिप बिल्डिंग को मिल रहा है। देश में मल्टी मॉडल ट्रांसपोर्टेशन को हमने प्रमोशन दिया और
इंडियन शिप इंडियन फ्लैग, देश के शिप को काम मिले और हमारे ही शिप से कार्गो मूवमेंट हो, इंपोर्ट हो, एक्सपोर्ट हो, इसलिए हमने एक पीएलआई स्कीम लाए और ये पीएलआई स्कीम का लाभ लेके इंडियन फ्लैग भी बढ़ रहा है। इंडियन फ्लैग बढ़ेगा, इंडियन शिप बढ़ेगा तो इंडियन शिपिंग कंपनी को इनकम होगी, इंडियन शिपिंग कंपनी को इंडियन इनकम होगी, रोजगार भी मिलेगा और उसके साथ इंडिया में रोजगारी का सृजन के साथ टैक्स की भी आवक होगी। इस दृष्टि से शिपिंग सेक्टर को हॉलिस्टिक दृष्टि से भारत में मोदी जी के नेतृत्व में डेवलप किया है। माननीय मंत्री जी यहाँ जो बजट डिमांड लेके आए हैं उसको समर्थन करते हुए श्री शशि मैं थरूर आपको जी धन्यवाद करता हूँ। वो तो नहीं, यू आस्क